Hello students, good morning. In economics, लेसन नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी में कल हम लोग पेज नंबर 78 पे इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हम लोग ने 6 पॉइंट लैंड रेवेन्यूज तक पढ़ा था. नाउ टुडे पेज नंबर 79 पे 7 नंबर पॉइंट हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस. तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो टैक्सेस के रेट बहुत ही ऊंचे, बराबर, जो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द दादा भाई नवरोजीज कैलकुलेशंस इन द 1876 द रिच पेड अबाउट 8% ऑफ नेशनल इनकम एज टैक्सेस while the Indians who were poor were made to pay 15% of the national income as taxes. देखो कितना ज़्यादा दादा भाई नवरोजी की गणतरी के मुताबिक 1876 में जो ज़्यादा इनकम वाले रिच इनकम वाले ब्रिटिशर्स को ओनली 8% मतलब दिया जाता था जो टैक्सेस. जब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत जैसे कम इनकम वाले, कम नेशनल इनकम वाले देश में कितना 15% जितना हिस्सा जो टैक्सेस के रूप में लेते थे. ओके, नाउ 8 हाई रेट्स ऑफ द एक्साइज एंड द कस्टम्स. जकात जो भरनी पड़ती है वो उसका कितना हाई रेट्स. हाई एक्साइज वाज कलेक्टेड ऑन मैचेस, शुगर, स्टील एंड सिल्वर एंड ऑल सच कॉमोडिटीज़. ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जकात दर लिया जाता था. तो दो द सॉल्ट वॉज इजीली अवेलेबल इन इंडिया, द ब्रिटिश टर्म्ड एज इलीगल द प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट बाय इंडियंस ऑन सी शोर्स एंड दे मोनोपोलाइज्ड सॉल्ट ट्रेड, imported salt to India by the levying high customs duties and thus made it an expensive commodity for poor Indians. देखो नमक जो इंडिया में बहुत ही आसानी से मिल जाता था, बराबर, तो उसमें इंडिया में बहुत ही आसानी से नमक मिल जाता है, तो भी द ब्रिटिश टर्म्ड इलीगल टू प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट बाय इंडियन सो सी शोर एंड दे मोनोपोलाइज्ड सॉल्ट ट्रेड एंड इम्पोर्टेड सॉल्ट टू इंडिया बाय लेविंग हाई कस्टम. ज़्यादा जकात लेके उसको ये किया जाता था, जकात भर के दिया जाता. सो एक्सपेंसिव कॉमोडिटी फॉर पुअर इंडियंस, एंड इसी वजह से खर्चा एक्सपेंसिव कॉमोडिटी हो गई पुअर इंडियंस की. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई एक्साइज ड्यूटी ऑन सॉल्ट, गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह विद द दांडी मार्च. हम लोग को पता है ना, गांधी जी ने नमक के कायदे का भंग करने के लिए सत्याग्रह किया था 12 मार्च से शुरू. ओके, तो हाई ड्यूटीज अप टू 15% वेर इम्पोज ऑन द कॉटन क्लॉथ्स export from India. So Indian cotton industry received a setback. Okay, बैठ गई. And where is the cotton cloth imports from Manchester in England come to India at much lower imports traffic of only about 2.5%. देखो कितना difference. The British wanted to export India's long staple cotton to England and sell it manufactured clothes in India. Thus, India's raw material were exploited so that British industries could thrive at the cost of Indian industry. मतलब भारतीय इंडस्ट्री को के भोग देके ब्रिटिश इंडस्ट्री आगे आ रही थी, बराबर.
हमारे देश के अच्छी क्वालिटी का कॉटन ले जाके कपड़ा बना के हमारे ही देश में ज़्यादा कीमत में बेचते। इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी उद्योग नीति कैसी थी? द पीरियड फ्रॉम 1750 to 1830 वॉज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बराबर, 1750 to 1830 एक औद्योगिक क्रांति माना जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बाय दैट टाइम स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग रूल इन इंडिया इन 1858। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू दैट टाइम स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग रूल इन इंडिया एंड इन 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट established its rule. The British government adopted a policy that made the Indian investor lose confidence. So the development of Indian industry was lopsided in character, in the sense that only some light and customer goods industries were started and no attention was given to machine manufacturing and heavy engineering and heavy chemical industries and other basic and key industries. The policy was to send raw materials from India to Britain and sell goods made in Britain to India. देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया कि कैसी उद्योग नीति बनाई थी वो लोग ने। 1858 तक तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन ज़्यादा मोस्ट ऑफली एरिया में, प्रदेश में, रीजन में हो गया था अंग्रेज़ों का शासन। मतलब ब्रिटिश शासन जो हमारे भारतीय जगह, प्लेसेस, एरिया, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन की जो प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चर चीज़ वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो, ऐसी नीति अपनाई। मतलब ब्रिटेन में से आए। तो इसी वजह से हमारे भारत के जो आर्टिसन जो थे वो लोग कैसे, उन लोग का उत्साह टूट गया, वो निराश हो गए और आगे बढ़ने की जगह पे वो टूट पड़े, मतलब बिखर गए। तो इसी वजह से भारतीय इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग टूट गए। जो कारीगर थे, आर्टिसंस, श्रमिक बेकार हो गए और फिर से वो खेती के तरफ बढ़े। और इसमें ये लोग की पॉलिसी में मेन क्या था कि इंडिया में से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भेजना और वहाँ पे ही इंडियन रॉ मटेरियल से ही बना हुआ कमोडिटीज़ इंडिया में लाके ज़्यादा कीमत से बेचना और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। फिर है इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशंस, मतलब आर्थिक शोषण हमारा हो रहा था इंडियंस का। इन ऑर्डर टू बेनिफिट देयर ओन इकोनॉमी, the East India Company and later the British government adopted policies which exploited Indian resources and promoted British industries. Indian agriculture was also exploited by the high land revenue. बराबर, क्या करते थे? इन ऑर्डर टू बेनिफिट देयर, अपनी खुद की अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडॉप्टेड पॉलिसीज विच एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज एंड प्रोमोटेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड इंडियन एग्रीकल्चर वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द हाई लैंड रेवेन्यू। ज़मीन महसूल बहुत ज़्यादा लेते, इसी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर भी ख़त्म हो गए। बराबर। एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ आर्टिसंस, जो कारीगर, जो हस्तकला का से जो क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट जो बनाते थे, वो भी, उसका भी शोषण होने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड आर्टिसंस बाय द ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम देम अप टू द 15% to 40% लोअर प्राइसेस एंड सोल्ड देम इन द वर्ल्ड एट द हायर प्राइसेस एंड मेड हाई प्रॉफिट्स। देखो, 15 या 40% लोअर प्राइस में उसके पास से खरीदते थे और बहुत ज़्यादा प्राइस लेके वर्ल्ड में बेचते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो खुद कमाते थे। बिसाइड्स, आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, दे स्टार्टेड सेलिंग
in India, cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industries of India. Okay, now 12 number, investment pattern. मतलब मोदी रोका कैसे इन्वेस्टमेंट करना. द ब्रिटिश मेड ओनली दोज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया विच बेनिफिटेड ब्रिटेन. देखो, ब्रिटिश मेड ओनली दोज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच बेनिफिटेड ब्रिटेन. इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके वो ब्रिटेन को बेनिफिटेड करते थे. फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज एंड द रोड नेटवर्क्स वेर क्रिएटेड टू हेल्प मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द गुड्स फॉर द इंडस्ट्री. रेलवे और रोड हमारे लिए बनाए थे? नो, ये लोग ने अपने रॉ मटेरियल्स का मूवमेंट के लिए, गुड्स एंड देयर इंडस्ट्री के लिए बनाया था, एक जगह से दूसरी जगह पे. सही. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वाज मेड टू एजुकेटेड personnel to run the British administration. Indians were prevented from the getting technical education. एजुकेशन की शुरुआत वो लोग ने नहीं कि हम लोग पढ़ लिख के ये आगे बढ़े, ऐसा ये नहीं था. उनका इंटेंशन नहीं था कि इंडियंस को पढ़े लिखे बनाए और ऑफिसर्स बनाए. नो, उन लोग को था ये कर्मचारियों को एजुकेटेड करके उन लोग के अंदर ये सब नॉलेज डाल के उसको हमारा मतलब गुलाम, हमारा काम सीखे वो. दे स्टार्टेड कॉलेजेस फॉर मेडिसिन एंड द सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर देयर बेनिफिट्स. बराबर, अपने बेनिफिट्स के लिए मेडिसिन एंड द सिविल इंजीनियरिंग के काम करवाने के लिए. दे नीडेड सिविल इंजीनियर्स फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इन इंडिया एंड इन ब्रिटेन. बराबर, दे डिड नॉट प्रमोट स्टडीज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया. दस दे मेड सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. बराबर, वो लोग साइंस प्रमोट टू स्टडीज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया नहीं किया था, क्योंकि वो दस दे मेड सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. बराबर. ओके, अंडरस्टैंड.